गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सारणिकों के गुणनफल को किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में सीखा था। अब बेसिक जो है इसका वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको केवल 4.2 से पहले एग्जाम्पल, फिर 4.2 और उसके बाद में विविध प्रश्नमाला, ये केवल शेष रहते हैं। अब यहाँ अपन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो 4.2 के अंदर जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 8 से शुरू होते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 इसमें एग्जाम्पल ही ज़्यादा है, सवाल जो हैं वो कम है और जो लास्ट में 2-4 क्वेश्चन हैं वो ज़रूर बड़े हैं, बाद बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल हैं और इन एग्जाम्पल में अधिकतम और अधिकतर एग्जाम्पल इस प्रकार से होंगे जिसमें आपको प्रसार विधि से नहीं बल्कि संक्रियाओं के द्वारा और शॉर्ट मेथड से आपको उस सारणी को हल करना पड़ेगा। लिखा हुआ आएगा प्रश्न में कि बिना प्रसार के सवाल को हल कीजिए, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जितने भी सवाल यहाँ पे है ये बिना प्रसार के ही हैं। जब तक हो सके तब तक संक्रियाओं का उपयोग करना है और लास्ट में जैसे ही आपके पास एक छोटी सारणिक बन जाए तब आप डायरेक्टली उसका प्रसार करके फिर आंसर निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको इसको हल करना है। और ध्यान रहे संक्रियाओं का प्रयोग जो है वो बार बार करने से और प्रैक्टिस करने से सवालों की, तब जाके आपके क्लियर होंगे। एकदम से आपके दिमाग में ऐसे नहीं आएंगी ये चीज़ें कि इसमें कैसे किस प्रकार से हम इसमें संक्रिया का उपयोग करें और किस प्रकार से इसमें संक्रिया इसमें लगेगी, हमें ये कैसे पता लगेगा। तो ये आपको पता लगेगा बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस से पता लगेगा। बाद बाकी आपकी मेंटली कैलकुलेशन है कि कितनी जल्दी आप संख्याओं का गुणा करते हैं, कितनी जल्दी किन्हीं चर राशियों का चर राशियों का योग करते हैं, सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। वैसे आपको करने के लिए कहा था, आपने कुछ कर भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर। ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? 49, 39, 10, 1, 7, 2, 6, 4, 1 ये है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो आपका सारणिक है इसके अंदर आपको ये कहा गया है कि बिना प्रसार के इसका हल ज्ञात कीजिए, यानी संक्रियाओं के द्वारा इसका हल आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, इसमें चेक करना, ये कहलाती है आपकी पहली पंक्ति R1, ये कहलाती है आपकी दूसरी पंक्ति R2, ये कहलाती है आपकी तीसरी पंक्ति R3। इसी प्रकार से ये आपका पहला स्तंभ C1 है, दूसरा स्तंभ C2 है, तीसरा स्तंभ C3 है। ठीक है, ध्यान देना, अपने को इन्हीं में से किन्हीं स्तंभ या किसी पंक्ति का उपयोग करके इसके अंदर एक संक्रिया इस प्रकार से लगानी है ताकि ये जो सारणिक है इसका मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकें। तो ध्यान देना, यहाँ पे सीधी सी बात है। यहाँ आप देखते हैं, अगर आपने जो नियम पढ़े हैं 10 नियम, उन्हीं में से किसी नियम का उपयोग होगा। आप इसमें से अगर कोई चीज़ बाहर निकालना चाहते हैं तो पहले स्तंभ में इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही आपस में, ना ही पंक्तियों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो कॉमन लेके किसी चीज़ को बाहर निकालना, उससे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो इसमें सीधा सीधा जो है वो नियम कौन सा लगेगा? ध्यान देना, इसमें आपको एक संक्रिया का उपयोग करना है और वो संक्रिया क्या होगी? ध्यान देना, मैं यहाँ पे संक्रिया लिखता हूँ, फिर उसको समझने का प्रयास करना। C1 जो है जिसके अंदर सबसे बड़ी संख्याएं आई हैं आपके पास, इस C1 में से मैं माइनस करता हूँ ये तीसरा जो स्तंभ है ना इसका 8 गुना। अब आप ये कहेंगे कि ये आपको कैसे पता लगा? ये पता ऐसे लगता है, एक तो प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाती है, दूसरी चीज़ आपको इसको देखना पड़ता है कि 49 में से अपन क्या माइनस करें। तो ध्यान देना, 49 में से अपन 39 माइनस करेंगे, 39 में 10 माइनस करेंगे, तो इससे भी कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। कुल मिला के आप जब स्टार्टिंग में इन प्रश्नों को करेंगे ना तो आप तो हर पंक्ति में से या हर स्तंभ में से घटाने का या जोड़ने का कुछ ऐसा सिस्टम सोचेंगे। तो यहाँ पे आप इस प्रकार भी देखें कि पहला जो स्तंभ है उसमें से यदि मैं तीसरे स्तंभ का 8 गुना घटाऊँ, कितने गुना? 8 गुना। ध्यान देना, पहले स्तंभ में से देखो C1 में मैंने संक्रिया लगाई है, कौन सी? C1 माइनस 8 C3, यानी कि C1 स्तंभ के अंदर जो भी अवयव हैं उसमें से मैं माइनस करूंगा तीसरे स्तंभ के अवयवों का 8 गुना, और इससे सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपको पता है, आपने नियमों में पढ़ा हुआ है। तो ध्यान देना क्या प्राप्त होता है। पहला स्तंभ ये है, 49 में से इसका 8 गुना, 8 छिक गए 48, 49 में से 48 माइनस करो, 1 आया। फिर 39 में से माइनस करना है, इसके सामने अवयव कौन सा है तीसरे स्तंभ में? 4, इसका 8 गुना, 8 चौक 32 माइनस करो 39 में से, 7 आते हैं। फिर 10 में से इसका 8 गुना माइनस करो,
2 आते हैं, बस लगा दी संक्रिया, आगे चलो 6 4 1। तो ये संक्रिया लगाने पर आपको ये डिटर्मिनेंट्स प्राप्त हो गई। अब इस डिटर्मिनेंट्स में आप देखते हैं कि पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के दोनों में अवयव समान है, अर्थात ये दोनों हो गए सर्वसम। तो गुणधर्म नंबर 3 से इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गुणधर्म 3 से इस सारणिक का मान क्या हो गया? 0 हो गया, और वहीं आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है? तो आप देखते हैं कि अगर इसको प्रसार विधि से करते तो इतनी जल्दी इसका रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इनको आपको बिना प्रसार के विधि से संक्रियाओं के माध्यम से इनको सोल्व करना है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। तो ये तो था आपका उदाहरण नंबर 8। आगे चलते हैं। आगे है इसमें उदाहरण नंबर 9। बिल्कुल संक्रियाओं का ही उपयोग करना है, थोड़ा सा समझ के अगर चलेंगे ना इनको तो संक्रिया लगानी बहुत आसान है। आगे देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें देखो 1 1 1 A B C B प्लस C C प्लस A प्लस B। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हल करना है, वही बिना प्रसार के हल करना है। समझते चलो संक्रिया क्या लगेगी, चेक करो, थोड़ा सा ध्यान देने पर ये समस्या का समाधान मिल जाएगा। देखो इसमें अवयव है B प्लस C प्लस A प्लस B, कोई अवयव बराबर नहीं है। यहाँ अवयव है A B C, ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर है। ठीक है, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, तो हो सकता है ये 2 अवयव 0 हो जाएं, एक अवयव मिले आपको, फिर उसका प्रसार करें, उससे भी ये सॉल्व हो सकता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। लेकिन इसमें एक नियम और लगाते हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये जो तीसरा स्तंभ है C3 और ये दूसरा स्तंभ है C2, मैं C3 स्तंभ के प्रत्येक अवयव में C2 स्तंभ के अवयवों को जोड़ूं, संगत अवयवों को, तो देखो B प्लस C में मैं A जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? A प्लस B प्लस C। इधर C प्लस A में B जोड़ूंगा, A प्लस B प्लस C। इधर A प्लस B में C जोड़ूंगा, A प्लस B प्लस C। तो ये जो तीसरा स्तंभ है इसके प्रत्येक अवयव है वो A प्लस B प्लस C के रूप में बदल जाएगा, और फिर उसमें से तीनों अवयव जो बराबर होते हैं तो उनको बाहर निकाल लिया जाता है पीछे से। क्लियर है? देखो कैसे क्या काम करते हैं अपन। इसमें हम संक्रिया लगाते हैं। क्या संक्रिया लगी कि C3 स्तंभ जो है उस C3 स्तंभ के अंदर मैंने C2 को जोड़ा। देखो C3 में चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ C3 में कि C3 के अवयव तो है ही हैं, उसमें मैं C2 के अवयव जोड़ रहा हूँ। ये C2 है ना, इसके अवयवों को जोड़ रहा हूँ। तो ध्यान देना क्या आता है, 1 1 1, ये अवयव हैं A B C, ये तो एज इट इज आएंगे। अब B प्लस C में A जोड़ो, A प्लस B प्लस C, फिर C प्लस A में B जोड़ो, तो यही आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और A प्लस B में C जोड़ो, A प्लस B प्लस C। इसको समझने का प्रयास करें, वापस देखें। C3 के अंदर हमने C2 को जोड़ा है, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। क्लियर है? अब ये तीनों C3 के तीनों अवयव हैं वो समान हो गए, तो इनको पकड़ के बाहर निकाल लो। ये पकड़ कर आ गए बाहर, ये लो। क्या बचा पीछे? 1 1 1 A B C 1 1 1। तो गुणधर्म 4 से A प्लस B प्लस C को हमने बाहर निकाल लिया। गुणधर्म 4 से हमने इनको निकाल लिया पकड़ के बाहर। अब आप देख पा रहे हैं कि C1 और C3 ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये देखो C1 वाला स्तंभ और C3 वाला स्तंभ दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, सर्वसम हो गए। सर्वसम हो गए तो इस सारणिक का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? A प्लस B प्लस C इंटू 0 बराबर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो बिना प्रसार के हमने इसको तुरंत हल कर दिया और आंसर क्या मिल गए? 0 मिल गए। तो आपको घर पे हर एक प्रश्न के लिए सोचना है, समझना है और अपने ब्रेन पावर का यूज़ करके इन संक्रियाओं को स्पष्ट तरीके से लगाने को सिस्टम पर ही अभ्यास करना है, ताकि हर सवाल को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत संक्रिया आनी शुरू हो जाएगी, कौन से सवाल में किस प्रकार से संक्रियाओं का यूज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, इसके अंदर देखो क्या क्वेश्चन है। A माइनस बी, नीचे है B माइनस सी, फिर है C माइनस ए, यहाँ है M माइनस N, N माइनस P,
P माइनस M, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। ये आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट्स है जिसको आपको सॉल्व करना है बिना प्रसार की विधि से। ठीक है, अब आप चेक करें यहाँ पे कि ये जो सारणिक है इसमें अपन क्या संक्रिया लगाएं। पहले संक्रिया के बारे में सोचो और ऐसी संक्रिया सोचो, स्टार्टिंग में इस प्रकार की संक्रिया सोचो कि ये देखें कि या तो मैक्सिमम अवयव किसी पंक्ति के या स्तंभ के 0 बन जाए, या फिर कुछ इस प्रकार से देखें कि जोड़ने घटाने कुछ भी करने पर इसके अवयव हैं 0 बन जाए, या फिर इकाई एलिमेंट आए, या फिर कैसे भी करके तीनों अवयव हैं वो बराबर आ जाए ताकि अवयव को बाहर निकाल ले। तो इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम इसमें सेट करें ताकि ये सारणिक है ये आसानी से हल हो। अब आपने पीछे की क्लास में जैसे 10th में भी किए हैं, 11th में भी किए हैं, कुछ ऐसी गणनाएं की हैं जहाँ से आपको ये पता लगेगा कि यहाँ देखो, आप पहले स्तंभ के अवयव देखो यहाँ पे a माइनस बी है, इनमें कहीं भी a माइनस बी वाले कोई पद नहीं है। अब आपको केवल इनके बारे में सोचना है कि इन पे ऐसी क्या संक्रियाएं हम लगाएं कि या तो ये 0 बन जाए या फिर कुछ अवयव ऐसे मिले हमें। तो आप देख सकते हैं इसमें ABC इन्हीं के अवयव हैं, इसमें MNP के अवयव हैं, इसमें XYZ के अवयव हैं। इसका मतलब हमें इसमें जो संक्रिया लगानी है ना वो R1 वाली लगानी है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्लियर है? यहाँ चेक करें, मैं एक संक्रिया लिखता हूँ यहाँ पे। R1 मतलब पहली पंक्ति, ठीक है। R1 के अंदर मैं संक्रिया लगा रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान से देखो इसको, R1 यानी पहली पंक्ति के अंदर मैंने संक्रिया लगाई है कि R1 के अवयव जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, उसके अंदर मैं जोड़ रहा हूँ एक तो R2 को B माइनस C, एक R3 को C माइनस A। ये देखो टोटल क्या बन रहा है, A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, क्या बच गया 0। ऐसे इनमें जोड़ो M माइनस N प्लस N माइनस P और प्लस P माइनस M, M से M कटा, N से N कटा, P से P कटा, क्या बचा 0। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। क्लियर है? तो आपको संक्रिया क्या लगानी है, R1 प्लस R2 प्लस R3 संक्रिया इसके अंदर लगा देनी है। ये संक्रिया आप यहाँ पे लगाएंगे, ये समझने के लिए है, आपको सवाल हल करते समय वहाँ पे ये नहीं लिखने हैं। चेक करें, ये संक्रिया लगाई तो R1 का तीनों अवयव क्या हो गए 0 हो गए। ऐसे ये क्या रह जाएगा B माइनस C, N माइनस P, Y माइनस Z, C माइनस A, P माइनस M और Z माइनस X। ये आपके पास बचा। अब गुणधर्म 8 याद कीजिए। गुणधर्म 8 में क्या था कि यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव यदि शून्य होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और ये आ जाएंगे आपके आंसर। तो क्लियर है? बस एक संक्रिया लगाई और तुरंत रिजल्ट आ गया 0। तो इस प्रकार से इनको हल करना है। नेक्स्ट है आपके सिद्ध करो कि ये वाला सवाल है क्या 11 नंबर। चेक करें एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने वाला सवाल है x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x। अब देखो इस प्रकार के सवाल है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। अब आप कहेंगे हिंट कैसे मिल जाता है, तो ध्यान देना x माइनस वाई इसमें प्रूव करना है, y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स ये प्रूव करना है। तो पहले इस पे थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है x माइनस वाई, तो कहीं ना कहीं इसमें से ये माइनस है कि नहीं है। फिर y माइनस जेड, इस y में से ये माइनस है ना। तो संक्रिया क्या लगानी है, 2 की संक्रिया लगा दो केवल। ध्यान देना ये संक्रियाएं ऐसे नहीं लगेंगी कि एक पूरा साइकिल बन जाए। साइकिल नहीं बनाना आपको, जैसे यूं साइकिल नहीं बनाना है कि R1 को में से ऐसे लगा दे R1 प्लस R2, फिर R2 में लगा दे R2 प्लस R3, फिर R3 में लगा दे R3 प्लस R1, यानी पूरा चक्कर खत्म नहीं करना वरना उत्तर गलत आएंगे लास्ट में। संक्रिया अब देखो x माइनस वाई यानी कि ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। x माइनस वाई यानी x में से y यानी R1 में से R2 घटाना है, तो R1 में मैं संक्रिया लगाऊंगा R1 माइनस R2। क्लियर? फिर y माइनस जेड, इसमें संक्रिया क्या लगेगी R2 में संक्रिया लगाऊंगा R2 माइनस R3।
पहली में तो क्या संक्रिया है, R1 माइनस R2, तो पहली में तो आ जाएगी x माइनस वाई, दूसरे में आ जाएगी y माइनस जेड, तो R2 माइनस R3, ये दो ही संक्रिया लगाओ। अब दो संक्रिया लगाएंगे तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे चेक करो। R1 माइनस R2 यानी 1 में से 1 माइनस करो 0, x में से y माइनस करो x माइनस वाई, x स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करो x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, फिर 1 में से 1 माइनस करो 0, y में से z माइनस करो y माइनस जेड, y स्क्वायर में से z स्क्वायर माइनस करो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। नीचे वाली जो पंक्ति है वो एज इट इज़ आएगी, नीचे वाली रो एज इट इज़। अब आप चेक कर सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ मैं इसी को थोड़ा सा और लिख देता हूँ 0 0 1, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइन तो यहाँ आएगा जेड, ये हो जाएगा देखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे ये हो जाएगा y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, ऐसे ही यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ ये लो। अब आप चेक करें, पहली पंक्ति से मैं x माइनस वाई को बाहर ले लूँगा, दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड बाहर आ जाएगा। देखो पहली पंक्ति में यहाँ 0 है, तो 0 में तो एक तरीके से अगर x माइनस वाई गुणा में भी होगा तो वो 0 के रूप में छिपा हुआ रहेगा। इसका मतलब अगर तीनों में से कोई पद कॉमन आता है उस पद को मैं बाहर ले सकता हूँ। तो 0 में तो सारे ही कॉमन आते हैं, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, तो पहली पंक्ति से मैंने x माइनस वाई को ले लिया बाहर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति से बाहर क्या आएगा, y माइनस जेड, तो पीछे क्या बचेगा ध्यान देना, 0 1 और x प्लस वाई, फिर 0 1 y प्लस जेड, फिर 1 जेड स्क्वायर। अब आपको देखो मैंने कल बताया था कि अगर किसी सारणी के अंदर जब आप उसको हल करें तो ये देख लें कि अधिकतम 0 किसी पंक्ति या स्तंभ किस में आ रहे हैं, जिसमें अधिकतम 0 आते हैं उसी के लिए उस सारणी को हल कर दो ताकि तुरंत रिजल्ट निकल के आए। देखो 0 आ रहा है तो कुछ भी आए यहाँ पे वो 0 से गुणा होगा 0 ही बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, तो ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है। तो एक बार तो मैं डिटेल में कर देता हूँ, ये +1 है तो ये छोड़ा क्या बना 1 x प्लस वाई 1 y प्लस जेड। एक बार तो डिटेल में कर दिया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं x माइनस वाई y माइनस जेड। अब चेक करें y प्लस जेड 1 से गुणा होगा तो y प्लस जेड, फिर माइनस 1 वो x प्लस वाई से गुणा होगा तो x प्लस वाई, और माइनस के चिन्ह के साथ आएगा तो माइनस के ये आ गया। देखो y से y हो गया कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे z माइनस x, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x, और ये हो गया आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल 11 को सॉल्व करना है। तो मेन चीज़ इसमें वही संक्रियाओं का ही खेल है सारा, और ये संक्रियाएं प्रैक्टिस से होंगी आपकी एकदम क्लियर। पहली बार में देखकर कुछ भी चीज़ें ऐसे आपके लिए आइडियल नहीं हो सकती, गणित सब्जेक्ट वैसे अभ्यास का है। अब आते हैं अपन इस प्रश्न पे, ये है एग्जाम्पल नंबर 12। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट्स है जिसके अंदर अवयव हैं b प्लस सी, q प्लस आर, y प्लस जेड, c प्लस ए, r प्लस पी और z प्लस x। इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगी a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। यहाँ चेक करें कैसे क्या करना है, कौन सी संक्रिया लगानी है, किस तरीके से अपने को सेट करना है। सोचो थोड़ा सा, सोचने के लिए भी एक चीज़, सोचने के लिए भी थोड़ा सा इस प्रकार से सोचें कि अवयव तो सेम हो। तो b प्लस सी, सी प्लस ए, प्लस बी, ऐसे अवयव नीचे कहीं नहीं है, नीचे कहीं नहीं है, यानी आपको इसी चीज़ पर फोकस करना है। दूसरा इसी लाइन पे फोकस करना है, तीसरा इस लाइन पे फोकस करना है, बस। अब एक पे फोकस करेंगे, एक के अंदर जो नियम अप्लाई होगा ना वो नियम इनमें ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा बाकी में। तो आप किसी एक ही लाइन को पकड़ के उस पर सोचें थोड़ा सा,
दिमाग पे जोर लगाएं कि क्या बनता है, और इसको प्रूव करना है। ध्यान देना, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। और इसके अंदर इसमें आप देख रहे हैं कि ए पी अक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये सिंगल सिंगल अवयव आ रहे हैं, जबकि इसमें योग के रूप में लिखे गए हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो अपन क्या कर सकते हैं, सोचो थोड़ा सा। जैसे पहला ये है b प्लस सी, दूसरा है c प्लस ए, और तीसरा है a प्लस बी। अब मैं यहाँ पे कोई नियम लगाऊँ, क्या नियम लगाऊँ वो सोचो थोड़ा सा। तो ध्यान देना एक चीज़, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास क्या बना, a प्लस बी प्लस 2c बन गया। अगर उसमें से अब ये 2c आ रहा है तो यहाँ ऊपर c आ रहा है क्या, कहीं पे आ रहा है c r z। चलो कहीं ना कोई अवयव तो आएगा। a प्लस बी को हटाना है, कैसे हटाऊंगा, इधर वाले पद को कर दूंगा माइनस, इधर वाला पद माइनस हो जाएगा तो ये a से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2c। इसका मतलब b प्लस सी क्या है, क्या है ये पहला अवयव है ना, ये देखो पहली पंक्ति में इन दोनों को जोड़ दिया और इसको कर दिया माइनस। अब ये किस प्रकार से होंगे बताओ, R1 में आएंगे C1 में आएंगे। देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मुझे क्या करना पड़ा, C1 के अंदर एक काम किया मैंने कि C1 और C2 को जोड़ा और C3 को कर दिया माइनस। क्लियर है, ये चीज़ समझना। अभी हम काम इस पे कर रहे हैं, तो आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि हम पंक्ति पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें नियम कौन सा लगेगा, C वाला लगेगा, क्योंकि अपन कॉलम के अवयवों को जोड़ रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है ना, यानी इसमें हमने ये जोड़ा है, इसमें हमने ये जोड़ा है। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ पहुँचा जाता है तो ये कॉलम चेंज हो गया, रो तो एक ही है, कॉलम चेंज हो गया। देखो रो थोड़ी चेंज हुई है, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो कॉलम चेंज हुआ है, रो तो चेंज नीचे होती। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे कौन सी संक्रिया लगेगी, C1 प्लस C2 माइनस C3। तो अब चेक करें, अब ये नीचे अपने आप अप्लाई हो जाएगी, चेक करें आप। हमने क्या संक्रिया लगाई, C1 के अंदर हमने संक्रिया लगाई C1 प्लस C2 माइनस के C3। तो थोड़ा देखें क्या अवयव आता है, B प्लस C प्लस C प्लस A क्या हो गया, A प्लस B प्लस 2C, इसमें से A प्लस B माइनस कर दो तो क्या आएगा यहाँ पे 2C, बाकी एज इट इज आ जाएगा C प्लस A प्लस B। फिर Q प्लस R में R प्लस P जोड़ो, वही काम करेगी संक्रिया। तो क्या बन जाएगा P प्लस Q प्लस 2R, और जिसमें P प्लस Q माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा 2R आएगा, और ये चीज़ है वो एज इट इज आ जाएगी P प्लस Q। यहाँ पे क्या आएगा y प्लस z प्लस x, 2z और x प्लस y अब कैंसिल हो जाएगा, तो 2z z प्लस x प्लस y, ये लो भाई। अब चेक करें, बाहर 2 आ रहा था, तो बाहर 2, तो देखो 2 2 2, पहले स्तंभ के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा तो हम उसको पकड़कर बाहर ला सकते हैं। तो अब आपके पास अवयव बचेगा C R Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। क्लियर। अब देखो 2 अवयव का योग था ना, देखो एक स्तंभ में तो एक अवयव हो गया C R Z आ रहा है, इसमें भी देखो C R Z आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, अब यहाँ देखो A P X आ जाएगा अगर C R Z माइनस कर दें यहाँ से, चेक करो वापस, ये C1 है, ये C2 है। अब संक्रिया क्या लगाएं, ध्यान देना, C2 के अंदर हम क्या करें, C2 के अंदर हम माइनस करेंगे C1 को, C2 में से C1 माइनस होगा तो C प्लस A में से C माइनस होगा, C हट गया, R प्लस P में से R माइनस हुआ, R हट गया, Z प्लस X में से Z माइनस हुआ, Z हट गया। तो क्या प्राप्त हुआ, ध्यान देना, C R Z, और यहाँ क्या बचेगा A P X। ठीक है, और यहाँ क्या मिलेगा, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। क्लियर है। अब चेक करो, C R Z A P X आ गया, दोनों सिंगल डिजिट में आ गए, यहाँ पे अभी योग के रूप में है। अब यहाँ पे क्या हटाना है अपने को, A P X हटाना है। तो ये है C3, ये है C2, इसका मतलब अब संक्रिया लगेगी, मैं उधर लिख दूंगा जगह कम है, C R Z A P X। अब यहाँ देखो A प्लस B में से A घटाओ, B आ रहा है, P प्लस Q में से P घटाओ, Q आ रहा है, X प्लस Y में से X घटाओ, Y आ रहा है। तो संक्रिया क्या लगाई मैंने, C3 के अंदर संक्रिया लगाई C3 माइनस C2। क्लियर है, आपके पास ये आ रहा है। अब आपका आंसर है वो कहीं ना कहीं मैच हो गया, थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है, और वो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो फर्क सारा दूर कर देंगे। यहाँ पे देखो
2 आ रहा है बाहर, ये तो आ ही रहा है। CRZ लास्ट में आ रहा है, APX पहले आ रहा है। अब चेक करो, यहाँ पे आओ, अगर किसी सारणी की पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दें तो संख्यात्मक मान वही रहता है, बस चिन्ह बदल जाता है। तो ध्यान देना, APX दूसरी है, उसको पहली पंक्ति बनाता हूँ मैं, APX, और फिर CRZ को दूसरी पंक्ति बनाता हूँ। लास्ट में क्या है, BQY। तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इनका स्थान परस्पर बदल दिया, चिन्ह माइनस का हो गया। अभी भी उत्तर आ गए क्या, नहीं आए। BQY इधर आएगा, CRZ इधर जाएगा। तो ध्यान देना, APX, देखो BQY इधर आया और CRZ आगे गया, तो मान वही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस हो गया था ऊपर, अब फिर चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके ये आंसर आ जाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, आपका RHS आ गया, RHS। तो एनी टाइम आपको अपना दिमाग खुला रखना है और हर प्रकार से इसके बारे में सोचना है, और एक ही डर्रे से काम नहीं करना है। दिमाग को खुला रखना है, हर प्रकार से सोचना पड़ेगा, और यहाँ आपका सोचने से आपकी मेंटली जो कैलकुलेशन की पावर है वो भी बढ़ेगी। तो इन सवालों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब इसके बचे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उन एग्जाम्पल्स पे आप पहले से ज़्यादा अच्छे ढंग से सोचेंगे और संक्रियाओं का उसमें उपयोग करेंगे और उनको हल करेंगे। क्लियर है? अब आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो है वो आपको मैं टिक करके दे दूंगा, वो तो आपको सोल्व करने ही करने हैं। और फिर भी अगर उसमें कहीं किंतु परंतु रहता है तो आप मुझे बताएंगे, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको बताया जा सके। ठीक है? और उसके बाद में आगे वाली क्लास के अंदर फिर से कुछ बड़े एग्जाम्पल्स और हैं आगे, उनको सॉल्व करेंगे और फिर सवालों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जितने ज़्यादा हो सके उतने आपको क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्पल्स में से, 4.2 में से और विविध में से, इनमें जितने जो आ रहे हैं आपको कम से कम वो आपको सॉल्व करते चलना है, और बच्चे हुए को अपन सॉल्व कर ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है? तो इस प्रश्नावली पे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।